चलो स्टार्ट करें। देखो कल वाला जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था हमने कि रोले थ्योरम के बारे में पढ़ लिया था। गुड मॉर्निंग प्रियंका। ठीक है, रोले थ्योरम के बारे में पढ़ा था। और एक सेकंड बस, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले अटेंडेंस का। देखो रोले थ्योरम के बारे में कल डिस्कस कर लिया था। अब उससे नेक्स्ट थ्योरम है लैग्रांज, इट इज आर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम। एनसीईआरटी में इसको ओनली मीन वैल्यू ऑफ थ्योरम नाम दिया है, ओनली मीन वैल्यू ऑफ थ्योरम। ठीक है, वैसे इसको बोलते हैं हम एलएमवीटी। ये लैग्रांज नाम के एक मैथमेटिशियन ने दी थी। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको हम इस नाम से दिया हुआ है मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी इस नाम से दी। दोनों का एक ही मतलब है, चाहे एलएमवीटी बोल दो चाहे एमवीटी बोल। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका एक्चुअल में क्या मतलब है, क्या पाया हो रहा है इसमें। इसमें देखिए लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन is a function such that it is either such that it is continuous in closed interval AP and differentiable in open interval A2, then there exists at least one value of C where f dash C equal to FB माइनस FA डिवाइड में B माइनस। ये है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि फिर नेक्स्ट उसमें चलेंगे ना पेज पे, फिर मैं इसको क्लियर करूंगा कि इसका मतलब क्या है ग्राफ के थ्रू। गुड मॉर्निंग प्रियंका। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ओके, अब देखिए जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, देखो
अब एक ग्राफ से इसको मैं समझा रहा हूँ, इसका एक्चुअल मतलब है क्या। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिया x इक्वल टू ए, यहाँ पे एक पॉइंट है x इक्वल टू, सपोज ए पे यहाँ वैल्यू है, बी पे जरूरी नहीं यहाँ हो। पिछली बार रोले थ्योरम में क्या था, जितनी ए पे वैल्यू आ रही थी उतनी बी पे आ रही थी, लेकिन इस बार जरूरी नहीं है। जैसे ये ग्राफ बनाया मैंने, ये ग्राफ बनाया है ना, तो आप देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ग्राफ किसका है, ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन। ये जो पॉइंट है इसको नाम दिया मैंने बी, इस पॉइंट को नाम दिया ए। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी कॉमा बी, ए के कोऑर्डिनेट ए कॉमा एफ ए, है ना। तो देखो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं इस लाइन को, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, ये 11th क्लास में पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस, ये तो हो गया इसका स्लोप। अब आप ध्यान से देखो इस लाइन के पैरेलल, यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट खींचूं, ये टेंजेंट, ये जो है ये है टेंजेंट, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू ए बी, है ना, ए बी के पैरेलल। तो इसका मतलब ये जो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है सी, एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, है ना। और आप देखो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको पहले भी बताया था कि डेरिवेटिव किसको बताता है, उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट के स्लोप को बताता है। टेंजेंट का स्लोप तो हो गया एफ डैश सी, और इस लाइन का ए बी का स्लोप ये एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी, ठीक है, ये चीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है ना, तो उन उस इंटरवल में उन दो लास्ट वाले पॉइंट, जो लास्ट के जो दो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट तो होगी। अब देखो, अब मैं इसको ग्राफ से क्लियर करता हूँ पूरा। जैसे मैंने ये लिया, ये पॉइंट और देखिए, इसके बीच में ग्राफ ऐसा ऐसा बना दिया, है ना। तो इन दो को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये लाइन बनी। अब इस लाइन के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट तो होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। देखो ये एक तो ये टेंजेंट है जो इसके पैरेलल है, सेम इधर होगी ऐसे, सेम इधर होगी ऐसे, यहाँ पर भी होगी एक टेंजेंट ऐसे, है ना। देखो इतनी सारी पैरेलल, अगर किसी ने ये ग्राफ बनाया, देखो ऐसे, ऐसा ग्राफ बना, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, चलो इसको थोड़ा सा अलग बनाए, जैसे किसी ने ऐसा ग्राफ बनाया यहाँ पर ये और यहाँ पर ये ऐसे, तो इन दो को ज्वाइन करने वाली लाइन तो ये, अब इसके पैरेलल यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगी, यानी कम से कम एक टेंजेंट तो बनेगी ही बनेगी, एक से ज्यादा बनेगी, एक से ज्यादा भी बन सकती, मिनिमम एक जरूर बनेगी। और देखिए और ग्राफ बनाए हम, जैसे ये बनाया, ये ए, यहाँ पे ये बी है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन तो ये बनी। अब इसके पैरेलल देखो एक टेंजेंट तो यहाँ बनेगी, एक टेंजेंट यहाँ बनेगी, एक टेंजेंट यहाँ पर ऐसे, सेम एक टेंजेंट यहाँ पर, इधर भी एक टेंजेंट बनेगी यहाँ पर ऐसे, होगी ना। अब चाहो तो आप खुद एक ग्राफ बना के देख लो ऐसा, जो कॉन्टिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूस होने का मतलब ग्राफ ब्रेक ना हो, डिफरेंशिएबल होने का मतलब ग्राफ में कोई शार्प कॉर्नर ना आए, तीखा कोना ना आए। समझ में आ गया इतना।
तो बस दो थ्योरम है, इन दोनों को हमें वेरीफाई करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? क्लियर कर दूं स्क्रीन? क्या बात है, रिप्लाई आ नहीं रहा? ओके, चलो अब देखो एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 5.8। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है का वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स। देखो एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्र प्लस में 2x फिर माइनस 8, और इंटरवल है, इंटरवल भी गिवन x बिलोंग्स टू -4 से लेके 2, ये इंटरवल। क्या इस पे रोले थ्योरम को वेरीफाई करो? तो रोले थ्योरम थी क्या? रोले थ्योरम तो थी कि क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस, फिर ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, और फिर एफ ए इक्वल टू एफ बी, 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले देखो हम जहाँ चेक करते हैं फर्स्ट, कॉन्टिन्यूअस, इसको चेक कर रहे हैं। तो देखो गिवन फंक्शन, इसमें ऐसे लिखेंगे गिवन फंक्शन इज ए पोलिनोमियल। Polynomial, given function is a polynomial and we know that we know that a polynomial function, a polynomial function is continuous everywhere, हर जगह continuous होता है। So fx is continuous in -4 से 2, कि पोलिनोमियल हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए -4 से 2 में भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो ये तो होगी कॉन्टिन्यूटी की चेक। अब आते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो उसके लिए देखो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कितना है, एफ डैश एक्स होगा हमारे पास 2x फिर प्लस में 2, ये है ना। और 2x प्लस 2 देखो इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है ना ये वाला, इसमें हर जगह डिफाइन होगा। तो यहाँ लिखा 2x प्लस 2 इज डिफाइन
इन -4 से 2। बस ये देखना है कि कहीं इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा, ठीक है। 2x + 2 इज डिफाइंड इन -4 से 2, सो fx इज डिफरेंशिएबल इन -4 से लेके 2 तक। -4 से 2 में क्या है, ये डिफरेंशिएबल। अब आती है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए, यानी अब क्या निकालेंगे, एफ -4। f-4 x की जगह -4 रखा, प्लस में 2 इंटू -4 -8, तो ये हो गया 16। 16 -8, देखो 16 फिर -8 -8, तो ये 0 आ गया। ये तो f-4। अब निकालते हैं f2, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 -8, ये भी 8 -8, इट इज 8 ऑफ -8, इट इज -8, ये भी 0। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ कि f-4 यहाँ लिखा, सो f-4 इक्वल टू f2, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं 0 0 के, आए थे ना। ये देखो लास्ट में 0 और 0 दोनों, तो f-4 इक्वल टू f2। अब रोले थ्योरम की तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है, सो है ना। अब निकालेंगे हम, आगे क्या लिखा था, आगे लिखा था कि f' जरूर 0 होगा। अब निकाला f', उसको 0 के इक्वल कर दिया। f' का मतलब इसके डेरिवेटिव में क्या करें, ये रहा डेरिवेटिव, f' कितना था, 2x + 2 था, तो x की जगह c रख दो, x की जगह c रखा तो 2c। अभी दोबारा रिपीट कर देंगे, 2 मिनट वेट कीजिए, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 2c + 2 = 0, है ना। तो c = -1, ये वैल्यू आ गई, c = -1। अब आप ये देखो कि -1 क्या उस इंटरवल में बिलोंग करता है, -4 से 2 में आता है ना। c बिलोंग टू -4 से 2, सो रोले थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। और अगर उस इंटरवल में नहीं आएगा तो फिर रोले थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा। अब देखो दोबारा बताता हूं, सबसे पहले तो अब पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखो स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूं, ये हमें ये दिया था fx, ये x इस इंटरवल में। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करेंगे, तो ये जो फंक्शन गिवन है ये वाला, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इसलिए कोई भी इंटरवल हो हर इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो। अब उसके बाद डिफरेंशिएबल कैसे पता लगाएंगे, आप f' जो भी फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव निकालो, ये डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव ये क्या है, इस इंटरवल में क्या होगा, डिफाइन होगा, कैसे पता लगा। देखो -4 से लेकर 2 कोई भी वैल्यू रख दो, इसमें 2x + 2 है, इसके अंदर -4 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और वो आंसर क्या होगा, रियल नंबर होगा। हाँ अगर ये ऐसे होता, देखो 2x + 2/x होता, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अब इस इंटरवल में 0 0 आता ना, 0 0 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता, क्योंकि डिवाइड में 0 आया था, अगर ये होता तो। ठीक है, तो इसका मतलब -4 से 2 में हमेशा ही कोई ना कोई वैल्यू बनेगी, इसलिए फंक्शन क्या है, डिफाइन। और डिफाइन होने के कारण फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। ठीक है, ये लिखा है f डिफरेंशिएबल। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये, इसमें fa और fb दोनों निकालने और दोनों इक्वल आने चाहिए।
तो दोनों इक्वली आए थे। ठीक है, अब दोनों इक्वल आ गए। एक सेकेंड, अब मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, 2 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीन साफ कर देंगे। अब देखो, अब आते हैं इस पे। हमने ये दोनों वैल्यू निकाली, दोनों ही जीरो आ रही थी, यानी दोनों वैल्यू इक्वल थी। तो रोले थ्योरम की पहली 3 कंडीशन कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए और एफ बी बराबर हो। कल बताया था ये कि ये तीनों होने चाहिए, तीनों आगे, ये तीनों ट्रू है। फिर आगे कहा था कि अगर ये तीन होंगे तो एक वैल्यू ऐसी होगी जहां पे एफ डैश सी जीरो, कम से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर है। तो हमने एफ डैश सी को जीरो किया, यहां से देखो सी की वैल्यू निकाली, और ये सी की वैल्यू इस इंटरवल में है ना, -1 आता है इसमें। तो इसका मतलब रोले थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अब बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका? 2 सेकंड है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। 2 में कहा है कि एग्जामिन इफ रोले थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फिर कहा कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्ज ऑफ रोले थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जांपल। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और आगे एक्स लिखा है एक्स बिलोंग्स टू 5 to 9। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में तो हमें पता है, ये हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका ग्राफ याद है आपको, ऐसे बताया था। देखो देखो 1 पे, 2 पे, 3 पे, हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे तो इसका खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का, तो कि ये पहली जो कंडीशन होगी ना वही फेल हो जाएगी, तो रोले थ्योरम तो एप्लीकेबल होगी नहीं। देखो यहां लिखेंगे हम इसमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, अब इसमें कितने इंटीजर आएंगे, 5 के बाद एक तो 6 आएगा, 7 आएगा और 8 है ना। इन सब पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। 9 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, खैर पर एक ही बहुत है, हमें तो एक पॉइंट लिखना ही बहुत है कि इस पे डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस 6, 7, 8, 9। सो एफ एक्स इज discontinuous discontinuous in 5 to 9, है ना। तो रोले थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, रोले थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। बस इसका तो यही खेला खत्म हो गया ना। 3 कंडीशन थी, पहली सही होगी तो आगे बढ़ेंगे दूसरी पे, दूसरी भी वेरीफाई हो जाएगी तो बढ़ेंगे तीसरी पे, तीसरी भी वेरीफाई हो जाएगी तो जाएंगे हम एफ डैश सी पे। और कहीं पर भी एक जगह रुक गए तो इसका मतलब रोले थ्योरम नहीं लगेगी, बस हो गया काम वहां। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो क्या दिया, देखो सेकंड पार्ट।
अब सेकंड पार्ट बताने की जरूरत नहीं है, देखो कर लोगे ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर और का x बिलोंग्स टू -2 से +2। तो -2 से +2 में देखो 1 -1 0 और 1 और 2 इन सब पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो बस उस पर भी रोले थ्योरम नहीं लगेगी। कर सकते हो अब आप खुद। ये खुद कर लेना अब। सेम टू सेम यही है जो ऊपर किया हुआ है, बस इंटीजर उसके बीच के अलग होंगे। डू योर सेल्फ। फिर थर्ड, थर्ड में देखिए इसमें लिखा है f(x) इक्वल टू x² - 1 और x बिलोंग्स टू है 1 से 2। ठीक है, देखो तीन कंडीशन कौन कौन सी थी। पहली तो कॉन्टिन्यूअस की, फिर डिफरेंशियबल की, फिर एफ इक्वल टू एफ बी। इसमें देखो ध्यान से दिख रहा है हमें, 1 रखेंगे तो 0 आंसर आएगा और 2 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो बस यहीं पे पता लग गया। बस हाँ, यहाँ लिखेंगे हम कि f1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1 यानी 0 और f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर -1, तो 4 -1 यानी 3। तो यहाँ लिखा f1 नॉट इक्वल टू f3, so Rayleigh theorem not applicable, so Rayleigh theorem not applicable, यानी तीनों पे ही Rayleigh theorem applicable नहीं है। क्या हुआ भाविंदर, F2 क्या? देखो तीन कंडीशनें थी, पहली थी कॉन्टिन्यूअस की Rayleigh theorem के लिए, फिर थी डिफरेंशियबल की, फिर थी एफ इक्वल टू एफ बी। ये तीनों हैं, तो हम कहते थे कि एफ डैश सी 0 होगा और वो सी वो इस इंटरवल में होगा ए और बी के बीच का। ये थी रोले थ्योरम। तो ये भी होनी चाहिए, ये भी तीनों होनी चाहिए। तीनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो रोले थ्योरम सेटिस्फाई नहीं है। क्लियर है सभी को इतना? अच्छा हाँ सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, सही बोल रहा, F1 नॉट इक्वल टू F2 आएगा, मैंने वहां 3 लिख दिया और गलत लिख दिया। अब बोलो किस, क्लियर है सभी को? अब जैसे हमने रोले थ्योरम करी है वैसे के वैसे ही हम मीन वैल्यू थ्योरम होगी, सेम टू सेम। बस उसमें मीन वैल्यू थ्योरम में ये तीसरी जो कंडीशन है ना, ये तीसरी कंडीशन ये नहीं होगी। ये तो है रोले थ्योरम। फिर एमवीटी, एमवीटी में और रोले थ्योरम में डिफरेंस कहाँ है? बस एक तीसरी कंडीशन का डिफरेंस और एक लास्ट वाले का डिफरेंस। देखो एमवीटी में क्या होगा, पहली कंडीशन तो कॉन्टिन्यूअस, फिर डिफरेंशियबल। ठीक है, अगर ये दो है तो हम कहेंगे कि एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइड में बी माइनस, बस इतना चेंज। यानी ये तो ये हो गए पहला और दूसरा। उसके बाद अब जाएंगे एमवीटी में, तो उसमें भी पहले कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे, फिर डिफरेंशियबल चेक करेंगे, फिर ये तीसरी कंडीशन चेक करेंगे। इससे भी जो सी होगा, ये सी क्या होगा, इस इंटरवल में होगा, ए और बी के बीच में होगा। क्लियर है सभी को? आज आपकी स्ट्रेंथ कुछ तो बढ़ी है, तो इसको ऐसे धीरे धीरे करके और अपने साथियों को जोड़िए इसमें।
खुद के लिए लिए ना सही तो हमारे लिए जोड़ दीजिए।